स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम स्वराज करियर में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी। स्वराज करियर में आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपना बीडीएस एमबीबीएस में करियर बना सकते हैं, इसके क्या कुछ फायदे होते हैं। आज तमाम तरह के टिप्स जानने का हम प्रयास करेंगे। इसको लेकर हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं डॉक्टर सिद्धार्थ सौरभ जी। डॉक्टर सिद्धार्थ जी, मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ स्वराज एक्सप्रेस में। नमस्कार। तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सिद्धार्थ जी, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि एमबीबीएस और बीडीएस की एडमिशन प्रोसेस क्या होती है? अगर कोई इसमें एडमिशन लेना चाहता है तो उसकी प्रोसेस कैसे क्या होगी? एमबीबीएस और बीडीएस के कॉलेज में दाखिले के लिए सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि इसमें एडमिशन होता कैसे है। पहले तो एनटीए जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है नीट क्वालिफिकेशन जो है वो किसी भी एमबीबीएस या बीडीएस के कॉलेज में दाखिले के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना किसी भी इंडिया के कॉलेज में आपका दाखिला नहीं हो सकता। ये एग्ज़ाम देने के बाद फिर इसका कट ऑफ निकालती है एनटीए। इस साल 2023 के लिए जो कट ऑफ है वो जो सामान्य कैंडिडेट होते हैं, जिसको जनरल कैंडिडेट बोलते हैं, युवा जो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उसके लिए न्यूनतम जो मार्क है वो 137 है। और जो कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, जैसे जो एससी हैं, एसटी हैं या ओबीसी हैं, उसके लिए 107 है। तो वैसे कैंडिडेट जिन्होंने एनटीए का एग्ज़ाम दिया है, नीट का एग्ज़ाम दिया है, नीट के एग्ज़ाम में इस मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स को प्राप्त किया है, वही इसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए भी कट ऑफ निकलता है। वो कट ऑफ भी है 120, उनका कट ऑफ है। तो ये 3 क्राइटेरिया जनरली निकलता है कि या तो आप यूआर के कैटेगरी में आते हैं, या फिर आप अनरिजर्व की कैटेगरी में, जो जिसको यूआर बोलते हैं, उसमें आते हैं, या फिर आप कैटेगरी में आते हैं, या फिर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं। तो 3 तरह के कट ऑफ निकलते हैं। आप जिस भी कैटेगरी या श्रेणी में आते हैं, आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स लाना अपने एग्जाम में जरूरी है। उसके बाद ही आप इंडिया के किसी भी मेडिकल या डेंटल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए योग्य होंगे। सर, इस कोर्स के क्या कुछ फायदे होते हैं? मेडिकल रिलेटेड कोर्स है, एमबीबीएस है, बीडीएस है। जैसे आप जानते हैं एमबीबीएस का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, और जो पूरे शरीर की जो भी संरचना होती है, जो शरीर विज्ञान होता है, उसके डॉक्टर बनते हैं। जो बीडीएस हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, वो मुख और दंत रोग विशेषज्ञ होते हैं। जो आपके मुंह के अंदर की जितनी भी बीमारियां होती हैं या फिर दांतों के अंदर की जो तकलीफें होती हैं, उसको दूर करने के लिए कोर्स होता है, वो बीडीएस होता है। जो शरीर की तमाम संरचनाएं हैं, जैसे आपका नर्वस सिस्टम है, आपका एंडोक्राइन सिस्टम है, उन सब की तमाम जानकारियों के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं या फिर आगे करना चाहते हैं तो आपको एमबीबीएस का कोर्स करना पड़ेगा। एमबीबीएस का कोर्स जो है वो 4.5 साल का कोर्स होता है और 1 साल की इंटर्नशिप होती है। 5.5 साल का पूरा कोर्स होता है। बीडीएस का कोर्स जो है वो 4 साल का कोर्स होता है और 1 साल की कंपलसरी रोटेटरी इंटर्नशिप होती है। तो ये 5 साल का कोर्स होता है। इन दोनों कोर्स को करने के लिए, यदि आप एमबीबीएस करना चाहते हो या बीडीएस करना चाहते हो, आपको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जो एग्जाम है नीट, उसको क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद ही आप इन दोनों कोर्स को करने के लिए एलिजिबल होंगे। सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एमबीबीएस के बाद भी अपनी एजुकेशन को बरकरार रखना चाहते हैं, बीडीएस के बाद भी मास्टर्स करने की प्लानिंग करते हैं। तो इसके आगे के कोर्सेज क्या होते हैं? अभी जो एमबीबीएस है या फिर बीडीएस है, आप जब एमबीबीएस का कोर्स अपना खत्म कर लेते हैं या फिर आप बीडीएस का कोर्स कर लेते हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री जो है, ऐसे भी मेडिकल फील्ड में अगर आप स्पेशलाइज्ड हैं तभी आप ज़्यादा अप्रोचेबल हैं। आपका स्पेशलाइजेशन तो मस्ट हो जाता है आज के समय में। तो एमबीबीएस करने के बाद आप एमएस कर सकते हैं, एमडी कर सकते हैं। बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं। आप ऑर्थोपेडिक सर्जन बन सकते हैं, आप गायनेकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप रेडियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप नेफ्रोलॉजिस्ट बन सकते हैं। तो आपको एमडी और एमएस के 2 अलग अलग बाइफरकेट करके, आप अगर सर्जरी वाली फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको मास्टर इन सर्जरी करनी पड़ेगी। और मेडिसिन से रिलेटेड अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो आपको एमडी का कोर्स जो है ज्वाइन करना पड़ेगा। वैसे बीडीएस करने के बाद एमडीएस होता है, जिसको हम मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी बोलते हैं। बीडीएस करने के बाद फिर एमडीएस के अलग अलग ब्रांचेस हो जाती हैं कि आप किस में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं। बीडीएस करने के बाद एमडीएस की जो स्पेशलाइज्ड कोर्स हैं वो टोटल 9 कोर्स होते हैं, जिसमें आप एमडीएस कर सकते हैं। सामान्य भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे ऑर्थोडोंटिस्ट का कोर्स होता है। आप देखेंगे जो जिसके टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं तो उनके दांतों में वायर्स लगे होते हैं, वो ऑर्थोडोंटिस्ट होते हैं, जो वायर का काम करते हैं, जो आपके टीथ के अलाइनमेंट को सही करते हैं। उसके अलावा अगर आपके मिसिंग टीथ हैं या आपका ऊपर या नीचे कोई भी दांत नहीं है या फिर पूरा सारे दांत आपके नहीं हैं, तो वो प्रोस्टोडोंटिस्ट होते हैं, जो दांत लगाने का काम करते हैं। फिर आपके जिंजाइवा से रिलेटेड जो मसूड़े बोलते हैं, उससे रिलेटेड अगर कोई समस्या है, आपकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है या फिर आपको खाना फंस रहा है, इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके लिए पेरिडोंटिस्ट होते हैं। तो आप पेरिडोंटोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं।
ऐसे ही शरीर के जो एक्सरेज होते हैं, हेड एंड नेक रीजन के, सीटी है या फिर सीबीसीटी है, ओपीजी है, छोटे एक्सरे होते हैं, उसके लिए आपको ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी का कोर्स करना पड़ेगा। कोई अगर मुंह के अंदर दाग या धब्बा हो गया, आपको बायोप्सी की जरूरत है या फिर आपको एफएनएससी की जरूरत है, जिससे आप ये डायग्नोस कर सको कि ये बिनाइन लीजन है या मैलिग्नेंट लीजन है या फिर लीजन क्या है, तो उसके लिए आपको पैथोलॉजी है, ओरल पैथोलॉजी का कोर्स करना पड़ेगा। जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों की जितनी भी समस्याएं होती हैं दांत की, कि दांत नहीं निकल रहा है या जल्दी निकल रहा है या लेट से निकल रहा है या उसमें कैविटी हो गई है, तो उसके छोटे बच्चों के लिए अलग से स्पेशलाइजेशन होता है जिसको पीरियोडोंटिस्ट बोलते हैं। आप पीरियोडोंटिस्ट के पास जा सकते हैं। एक सामान्य भाषा में आरसीटी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट बहुत प्रचलित है। आम लोग भी जानते हैं कि दांतों के अंदर अगर कैविटी हो गई तो नसों का इलाज करके हम उसमें फिर कैप लगाते हैं, तो ये जो कंजर्वेटिव एंड एंडोडोंटिस्ट का काम होता है। तो ऐसे करके टोटल 9 कोर्स है। अगर दांत निकलवाना है, अकल दांत किसी की अगर हड्डी में फंसी हुई है तो वो कैसे निकलेंगी, तो उसके लिए आपको ओरल सर्जन के पास जाना पड़ता है, तो ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी का कोर्स होता है। ऐसे करके टोटल 9 कोर्स हैं। बीडीएस करने के बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपको फिर वही नीट का एग्जाम देना है। नीट में क्वालिफाई मार्क्स जो है वो मार्क्स लेके आना है और फिर आप काउंसलिंग के प्रोसेस के थ्रू इंडिया के किसी भी कॉलेज में पीजी कर सकते हैं, मास्टर का कोर्स। सर, जैसे आप नीट के एग्जाम का जिक्र करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एमबीबीएस या बीडीएस करना होता है, वो पहले से ही नीट की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, इसके लिए कोचिंग्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या नीट का पेपर निकालना, नीट का एग्जाम निकालना एकदम कंपलसरी होता है या बिना नीट के भी एमबीबीएस बीडीएस में आप एडमिशन ले सकते हैं? बिना नीट के अब कहीं पे भी इंडिया के किसी भी कॉलेज में आप बिना नीट क्वालिफाई किए हुए एमबीबीएस या बीडीएस के कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते। आपको इसके लिए नीट क्वालिफाई भी करना है। बहुत सारे कंसल्टेंट होते हैं, बहुत सारी कंसल्टेंसी भी होती है जो आपको ये प्रलोभन देती है कि नहीं, अगर आपने नीट का एग्जाम नहीं दिया है आप आइए, हम आपका एडमिशन करा देंगे। तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी अब बची नहीं है। आपको बिल्कुल नीट का एग्जाम देना है, नीट का प्रिपरेशन करना है और कोई ज़्यादा कठिन एग्जाम नहीं होता। 12वीं के आधार पर ही नीट का एग्जाम होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं और आगे आपको कुछ भी करना है तो परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। बिना परिश्रम के आपको कोई सफलता मिलेगी नहीं, तो आपको परिश्रम तो करना ही है और अच्छे से बैठ के परिश्रम करेंगे, अपने मूलभूत ढांचों पे टिके रहेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल एग्जाम नहीं है। लेकिन सब कुछ आपकी बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है कि आप आने वाले समय में अपने आप को कैसे उपयुक्त साबित कर सके। तो आपको एग्जाम दे के ही आगे जाना है। बिना एग्जाम के इंडिया के किसी भी कॉलेज में एमबीबीएस और बीडीएस में कोई दाखिला नहीं होता। किसी भी के भी प्रलोभन में या झांसे में नहीं आना है। सब कुछ ऑनलाइन दिया रहता है, सरकार की साइट पे दिया रहता है। हर समय सरकार लोगों को सचेत करती है कि ऐसे किसी भी ट्रैप में आपको नहीं फंसना। तो नीट क्वालिफाई करने के बाद ही आप एमबीबीएस और बीडीएस के कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। सर, लगभग इन कोर्सेज का फीस स्ट्रक्चर क्या होता है? अब 2 तरह की काउंसलिंग होती है। एक तो 15% सीटों के लिए ऑल इंडिया लेवल पे काउंसलिंग होती है। उसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो हैं उनकी काउंसलिंग कराती है एनएमसी। उसके अलावा जो 85% सीटें बचती हैं उसके लिए स्टेट काउंसलिंग कराता है। जितने भी स्टेट हैं उन सब की अलग से काउंसलिंग अथॉरिटी होती है और वो काउंसलिंग कंडक्ट कराती है। तो गवर्नमेंट की फीस जो है और प्राइवेट की फीस है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उनकी फीसें 1 या 2 लाख पर ईयर के हिसाब से होती है। जो प्राइवेट की हैं वो 8-10 लाख पर ईयर के हिसाब से स्टार्ट होती हैं और आगे तक जाती हैं। जो बीडीएस के कोर्स होते हैं वैसे ही अगर आप बीडीएस करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज की जो फीस होती है वो 1 लाख के आसपास होती है और जो प्राइवेट है वो 2.5-3 लाख से स्टार्ट होती है। और फिर डिपेंड करता है कि आपकी जो फीस निर्धारण कमेटी होती है, हर स्टेट की अलग अलग होती है, उसने कितनी फीस आपके लिए डिसाइड कर रखी है। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की फीस तो है वो डिफरेंट तो होती है। सर, और इंटर्नशिप जो होती है वो बीडीएस में भी जरूरी होती है, एमबीबीएस में भी जरूरी होती है? क्या दोनों कोर्सेज में इंटर्नशिप कराई जाती है या ये स्टूडेंट्स पर निर्भर करता है कि उसको किस हॉस्पिटल से इंटर्नशिप करनी है या कॉलेज की तरफ से इंटर्नशिप प्रोवाइड होता है? नहीं, सामान्य तौर पे आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं आपको उसी कॉलेज से इंटर्नशिप करनी होती है। 4 साल, जैसे बीडीएस है वो 4 साल का कोर्स है। 4 साल के कोर्स के बाद 1 साल की इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप में डेंटिस्ट्री के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उसमें आपकी बारी बारी से पोस्टिंग लगती है और इंटर्नशिप में आप ज़्यादा एक्सपोज होते हैं पेशेंट के साथ, तो इंटर्नशिप तो आपको करनी रहती है। वैसे एमबीबीएस में 4.5 साल के कोर्स के बाद 1 साल की उनकी भी इंटर्नशिप होती है। तो जो डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं उसमें फिर आपकी पोस्टिंग लगती है और इंटर्नशिप तो कंपलसरी है। आपको सामान्य रूप से आप उसी कॉलेज से आपको करनी चाहिए जहाँ से आप पढ़े हुए हैं। और अगर कोई चाहता है बाहर से करनी तो फिर उसकी भी प्रोसेस होती है कि आपको जहाँ से भी करना है वहाँ से आप एनओसी लीजिए। अपने जिस कॉलेज से आप पढ़ रहे हैं वहाँ से एनओसी लीजिए। तो फिर आप अगर बाहर से करना चाहें तो बाहर से भी आप कर सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से जहाँ से आपने कोर्स किया है वहीं से इंटर्नशिप करने में फ़ायदा रहता है।
सर, इन कोर्सेज को करने के बाद करियर ऑप्शन क्या होते हैं? जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना इसमें सुनहरा भविष्य किस प्रकार से देख सकते हैं? मेडिकल प्रोफेशन है, कुछ ऐसे प्रोफेशन है जो कभी बंद नहीं हो सकती। जब तक इंसान है, इंसान का अस्तित्व है, तब तक शरीर में बीमारियां होंगी, और ऐसे भी शरीर बीमारियों का घर है। आज का समय जो है, जिस हिसाब से खान पान हो गया है, जिस हिसाब से लोगों की दिनचर्या है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, इतनी सारी डिजीजेज हैं, तो आपका प्रोफेशन तो नोबेल प्रोफेशन है। इसमें तो जो आपको है, मरीज है, वो आपको भगवान के रूप में देखता है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना बेहतर अपनी तरफ से दे सके। तो इसमें भविष्य तलाशने की क्या है, तो आप लोगों को भविष्य देंगे, इसमें आप क्या भविष्य तलाशेंगे? तो ये तो ऐसा कोर्स है जिसमें करके आपको मानवता की सेवा करनी है, आपको गाँवों में जाना है, आपको देखना है कि आप कितने बेहतर तरीके से लोगों का जो जीवन है उसको सुधार सके। तो इसमें आप जैसे बीडीएस करने के बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, या एमबीबीएस करने के बाद आपने पीजी कर ली, तो उसके बाद आप अपना प्राइवेट सेटअप खोल सकते हैं। बहुत सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं जिनमें जॉब्स निकलती है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, इंडियन रेलवेज ज्वाइन कर सकते हैं, एनआरएचएम की पोस्ट निकलती है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप एकेडमिक्स में अपना कैरियर बना सकते हैं, जो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर है या उसकी वैकेंसीज निकलती है, आप कॉलेज में टीचिंग का काम कर सकते हैं। आप गाँव में जाके एनजीओ वगैरह ज्वाइन करके आप बेहतर भविष्य लोगों का सुधार सकते हैं। तो ये तो अपार संभावनाओं का क्षेत्र है, इसमें संभावनाओं की कमी नहीं है। बाकी फिर आप पे निर्भर करता है कि आप कितने अच्छे से पढ़ के निकले हैं और आप अपने समाज को क्या देना चाहते हैं। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने बेहतर तरीके से अपने आप को सामने लाएं और समाज के बेहतर के लिए आप क्या संकल्प लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो भविष्य में तो इस संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। आप जितना भी चाहें इसमें संभावनाएं अपने आप पे भी तलाश सकते हैं, खुद से भी तलाश सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। तो श्रेष्ठ क्षेत्र है, बेहतर है। सर, संभावनाओं का क्षेत्र तो है, लेकिन चैलेंजेस इस क्षेत्र में क्या होते हैं? चैलेंजेस, अब आज के समय मेडिकल कॉलेजेस की संख्या ज़्यादा हो गई है या फिर डेंटल कॉलेज की संख्या ज़्यादा हो गई है। लोग जो है वो अब गूगल बेस्ड हो गया, गूगल पे नहीं जाना, लेकिन फिर भी लोग गूगल पे, जैसे किसी को पेट में तकलीफ है तो वो देख लेगा कि मुझे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास ही जाना है, या अगर किसी को ब्रेन में है तो मैं न्यूरोसर्जन के पास जाना है, या अगर मुझे आरसीटी करानी है तो मुझे एंडोडोंटिस्ट के पास जाना है। तो लोग भी अब पहले किसी डॉक्टर के पास जाने से पहले अपने आप को तैयार करके जाते हैं कि जैसे मेरी जो समस्या है तो मैं कहाँ पे जाऊँ तो मुझे बेहतर इलाज मिलेगा। तो आप स्पेशलाइज्ड हैं तो आपको फिर सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए जाना है। बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स आ गए हैं, जो सरकार की योजनाएं होती हैं उसके लिए आपको हॉस्पिटल, आप एक ही छत के नीचे आपको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। आपको रेडियोलॉजी भी मिल गई, आपको पैथोलॉजी भी मिल गई। तो लोग हॉस्पिटल जाना ज़्यादा पसंद करते हैं कि एक ही छत के नीचे रहे और सारी मुझे तकलीफें हैं वो वहीं दूर हो गई। तो प्राइवेट सेक्टर में लोग जाना कम पसंद करते हैं। तो लेकिन हाँ, फिर यही है कि आप, जैसे मैंने बताया कि आप जितना बेहतर करेंगे आप खुद ब खुद आगे जाते जाएंगे। तो चुनौतियां तो है, लेकिन आपको सामना करना है और फिर आगे बेहतर करना है आपको आगे आगे। सर, अगर आप अपने हिसाब से आज के स्टूडेंट्स को कोई टिप्स देना चाहते हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या एमबीबीएस बीडीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, या जिनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है वो एक अपने देश के लिए अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो इन सभी तमाम लोगों के लिए आप आज क्या टिप्स देना चाहेंगे? अब इस साल नीट के एग्जाम में कुछ संशोधन हुए हैं जो मैं बताना चाहूंगा। जैसे पहले था कि 12वीं में आपको कम से कम 50% मार्क्स जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इंग्लिश में लाना जरूरी है। अब सरकार ने इस साल से इस प्रावधान को हटा दिया है। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या इंग्लिश में सिर्फ पास हैं तब भी आप नीट देने के लिए एलिजिबल हैं और आप एमबीबीएस और बीडीएस के कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। आप 12वीं में जब हैं आप तभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है जो आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना फिर खुद स्वतः आपको ही है। तो इसके पेपर्स आते हैं 50-50 नंबर के फिजिक्स केमिस्ट्री के और 100 नंबर के बायोलॉजी के। तो आपको उस पर ध्यान देना है कि आप कैसे बेहतर तरीके से पढ़ सकें और कैसे आप नीट का एग्जाम निकाल सकें। अब ये अहर्ता जो थी मिनिमम क्वालिफिकेशन की, वो भी गवर्नमेंट ने समाप्त कर दी है। तो लोग और आगे आके इच्छुक होंगे इस कोर्स को करने के लिए। और फिर पढ़ाई का तो कोई विकल्प नहीं है, आपको मेहनत करनी है, नीट का एग्जाम देना है और फिर नीट निकालना है। 5 साल का कोर्स है, आप एमबीबीएस कीजिए, आप बीडीएस कीजिए, बेहतर डॉक्टर बनिए, देश और समाज का हित साधिए। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप अगर पहले भी मेहनत करेंगे और आगे आके भी आपको मेहनत करनी, हर जो भी कोर्स है 5 साल का, वो मेहनत तो लगती है उसमें, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा।
बिल्कुल सर, मेहनत तो हर विषय में लगती है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो नीट की तैयारी करते हैं लेकिन एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे? अगर एक बार में नीट का एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो स्टूडेंट्स जो रहते हैं वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, आगे तैयारी करना छोड़ देते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं कि आगे उनको इसमें एडमिशन मिलेगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये एमबीबीएस या बीडीएस यही है, आपके जीवन का अंत नहीं है। इसके बाद भी अगर आप इस कोर्स को नहीं कर पाए तो बहुत सारे अलग सी संभावनाएं भी निकलती हैं। लेकिन हाँ, एक साल अगर आपने तैयारी करी, आपका नहीं हो रहा है तो आप फिर मेहनत कीजिए, अगले साल आपका होगा। और अब तो बहुत सारे, जैसे अब 2-3 सालों से बहुत सारे नए मेडिकल कॉलेज भी आ गए, नए डेंटल कॉलेज भी आ गए, गवर्नमेंट सेक्टर के बहुत सारे मेडिकल कॉलेज आ गए हैं। तो अब पहले के हिसाब से सीटें भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। आप अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा ही प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी मेडिकल कॉलेज में या डेंटल कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन हाँ, हिम्मत नहीं हारनी है। और डिप्रेशन तो कोई शब्द है ही नहीं, डिप्रेशन तो स्वतः स्वजनित एक बीमारी है, इसका कोई इलाज ऐसे भी नहीं है। डिप्रेशन में तो जाना ही नहीं है। आप 1 साल मेहनत करें, 2 साल मेहनत करें। और आपको एक चीज और, मैक्सिमम एज कोई लिमिट नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि कोई 17 साल का बच्चा है तो उसी को एमबीबीएस या बीडीएस देना है। अब सरकार ने कोई ऐसी अपर एज लिमिट रखी नहीं है। अभी आपने बहुत पेपर में भी देखा होगा कि 45 साल के हैं, 50 साल के हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 10 साल 15 साल लगातार उसकी तैयारी कीजिए, लेकिन 1 या 2 साल अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से निकाल लेंगे। अगर आपने मेहनत करी है और बिल्कुल निश्चित होकर, तटस्थ होकर मेहनत करी है तो कोई बड़ा मुश्किल एग्जाम नहीं है। सर, नीट के लिए क्या कोई अलग से बुक्स होती हैं जिससे स्टूडेंट्स तैयारी कर सकते हैं, या 12th क्लास के कोर्स के बेस पर ही नीट का एग्जाम? 12वीं की जो एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं वो सफिशिएंट है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, उसको थोरोली पढ़ा है तो वो सफिशिएंट। ऐसे बाजार में तो अब मार्केट ही है तो हर चीज मिलती है आपको कोचिंग क्लासेज हैं, वो भी आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन फिर वही है कि एनसीईआरटी की जो बुक है वो बेसिक बुक है, उसी से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपने अपना बेसिक ठीक से पढ़ा है, 12वीं की अच्छे से पढ़ाई करी है तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है नीट निकालना। सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कोचिंग प्रेफर नहीं कर पाते, उतने सामर्थ्य नहीं होते हैं कोचिंग के लिए। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि वो घर पर ही रहकर सेल्फ स्टडी कर नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं? अब तो गूगल का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब्स हैं, जितने सारे लेक्चर्स हैं वो सब आपको यूट्यूब्स पे मिल जाएंगे। और कोचिंग सेक्टर भी है, या कोचिंग में जो लोग होते हैं वो सिर्फ आपको एक दिशा देते हैं, कि आपको पाथ बताते हैं कि आपको इस रास्ते पे जाना है, ये पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना है। बाकी सब कुछ तो आपके विवेक पे निर्भर करता है कि आप किस हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो एनसीईआरटी की बुक से ही आते हैं। तो आप सुझाव जो है आप सोशल मीडिया से ले सकते हैं, जो यूट्यूब्स हैं उस पर आप वीडियोज देख सकते हैं, टीचर्स की वीडियोस देख सकते हैं। और बाकी तो मोटिवेटेड चीज़ें होती हैं कि आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए। और सेल्फ स्टडी का भी कोई विकल्प नहीं है। आखिरी में अगर आप कोचिंग में भी है तो पढ़ना आपको खुद ही है, आपको खुद ही तय करना है कि आपको कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो कोचिंग आपको एक दिशा दे सकती है, लेकिन जो भविष्य अगर आप देख रहे हैं अपना, तो पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। तो पढ़ाई का तो फिर मैम कोई विकल्प है ही नहीं। सर, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उनको लगता है कि हमें 24 घंटे में से 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ना चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स अभी नीट की तैयारी कर रहे हैं, बीडीएस, एमबीबीएस में अपना सुनहरा भविष्य देखते हैं, उनको इसके लिए लगभग कितने घंटे की तैयारी मांगती है? देखिए, ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी होती है। अगर कोई आदमी ये बोल रहा है कि मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, 14 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो ये संभव ही नहीं है। 12 घंटे, 14 घंटे आप अगर पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ नहीं रहे हैं, किताब के सामने आप बैठ रहे हैं। आपके लिए जो उपयुक्त चीज़ है, 4 से 6 घंटे आप पढ़िए। अपना एक निश्चित दिनचर्या बनाइए कि सुबह मुझे उठना है। सुबह का समय जो होता है उसमें मेमोरी पावर आदमी की या किसी की भी ज़्यादा होती है, तो सुबह पढ़िए, फिर आप 2 घंटे का ब्रेक लीजिए, फिर आप पढ़िए, फिर ब्रेक लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप लगातार बैठे हुए हैं 12 घंटे, 14 घंटे, तो वो पढ़ाई नहीं होती। आप शरीर के साथ भी अन्याय कर रहे हैं और आपके अंदर भी कुछ नहीं जा रहा। तो 6 घंटे, 7 घंटे की सुनियोजित ढंग से की गई पढ़ाई सफिशिएंट होती है किसी भी कोर्स को निकालने के लिए। बीडीएस करने के बाद भी आप यूपीएससी कर सकते हैं, एमबीबीएस करने के बाद भी आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। उसमें आपको अगर पेपर चुनना है तो आप मेडिसिन का पेपर या फिर और जो पेपर्स होते हैं यूपीएससी के वो चुन सकते हैं। लेकिन ये कि 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 14 घंटे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। 5 घंटे, 6 घंटे की अच्छी पढ़ाई जिसमें आपके मस्तिष्क में आप जो चीजें पढ़ रहे हैं वो जा रही हैं, तो ये सफिशिएंट है। बिल्कुल, घंटे मैटर नहीं करते हैं सर, समय का अभाव है। आज की चर्चा को हम यहीं रोकते हैं सर। हमारे साथ स्वराज एक्सप्रेस में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शकों को तमाम सवालों के जवाब उन तक पहुंच गए होंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।